नमस्कार, मैं अभिनव शर्मा। आज हम एक पाठ पढ़ेंगे अतीत में दबे पाँव। ये क्लास 12th हिंदी के वेदांत का चैप्टर है। इसको लिखा है ओम थानवी जी ने। दरअसल ओम थानवी का एक यात्रा वृत्तांत है जब वे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में घूमने जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में घूमने का एक यात्रा वृत्तांत है। उनकी एक कल्पना है जब वो उनकी टूटी फूटी गलियों में, स्नानाघरों में, बौद्ध स्तूपों में, उनके घरों में जब घूमते हैं, तब उनको एक मन में कल्पना आती है। वो सोचते हैं कि यहाँ पर कैसी बस्ती रही होगी, और उनके दिमाग में जो कल्पना आती है वही यहाँ पर उन्होंने अंकित कर दिया है। ये देखिए, यहाँ पर एक बौद्ध स्तूप है, ऊंचाई पर बना हुआ, इसको गढ़ बोलते हैं। वहाँ पर आकर ये यहाँ पर लोकेशन है इंडिया के, यहाँ पर हड़प्पा की, और ये है मोहनजोदड़ो की। ये सारी कुछ जो प्रीशियस पिक्स हैं इनको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए पाठ की शुरुआत करते हैं। अतीत में दबे पांव साहित्यकार ओम थानवी द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा रहा होगा। जब लेखक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में घूमने जाते हैं, जहां पर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों की दोनों सभ्यताएं स्थित हैं, वो देखते हैं जब घूमते घूमते ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ की आबादी हजारों में रही होगी, तो उनको लगता है कि ये ताम्रकाल यानी कि तांबे के समय की सबसे बड़े शहर रहे होंगे। उनको ऐसा भी लगता है कि शायद ये राजधानी रहे होंगे। आगे कहते हैं कि आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहां कभी था। आज भी वहां के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। लेकिन जब वहां जाते हैं, वहां पर बेशक लोग नहीं हैं, वहां पर टूटे फूटे घर हैं, और टूटे फूटे घरों की जो रसोइयां हैं उनमें लेखक जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज भी यहाँ पर कोई खाना पका रहा है, आज भी यहाँ पर कोई गंध आ रही है। आगे कहते हैं कि आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुंझुन की आवाजें सुनी जा सकती हैं। खंडहर बने घरों की टूटी सीढ़ियां अब चाहे कहीं न ले जाती हों, चाहे भी आकाश की ओर अधूरी रह गई हों, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। वहां चढ़कर आप इतिहास को नहीं बल्कि उससे कहीं आगे देख रहे हैं। लेखक कहता है कि मैं मानता हूं कि जो आज जो सीढ़ियां हैं वो टूट चुकी हैं, छतें नहीं हैं, ये आधी अधूरी जो सीढ़ियां हैं। तो लेखक कहता है कि ये आज विश्व की छत हैं, और इनसे खड़े होकर न सिर्फ हम इतिहास को देख सकते हैं बल्कि इतिहास से भी आगे देख सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं, एक मिनट, कि मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं, यानी कि गढ़ एक धर्मसत्ता या राजसत्ता हुआ करता था। गढ़ का मतलब था यहाँ पर गुरु रहते थे या वहां पर राजा रहा करते थे। ये गढ़ कभी न कभी राजसत्ता धर्मसत्ता के केंद्र रहे होंगे, ऐसा भी माना जा सकता है। इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला सभी अतीत की चीजें कहीं जा सकती हैं, परंतु यह गढ़ उस अद्वितीय वास्तुकला कौशल के बाकी बचे नमूने हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो शहर की संरचना नगर नियोजन का अनूठा प्रमाण है, उदाहरण है। यहाँ की सड़कें अधिकतर सीधी या फिर आड़ी हैं। आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। तो ग्रिड प्लान का ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक चित्र रखा। ग्रिड प्लान यानी कि यहाँ पर सीधी सीधी सड़कें होती हैं, बल्कि टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं हुआ करती हैं। तो आज के वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं।
आज के नगरों के सेक्टर कुछ इसी नियोजन से मेल खाते हैं। आधुनिक परिवेश के इन सेक्टरवादी नागरिकों में रहन सहन को लेकर नीरसता आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में खोया हुआ है। दुनियादारी के अपनत में उन्हें विश्वास नहीं रह गया है। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उस चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है। अब यहाँ से इंपोर्टेंट चैप्टर शुरू है कि जो चबूतरा है उसके उच्च वर्ग के पीछे जो वर्ग, मतलब जो चबूतरा उसके पीछे की जो बस्ती है वो उच्च वर्ग की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर इन उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाएं तो दूर तक खंडहर, टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे, चूंकि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं बने होंगे, शायद इसीलिए उनके अवशेष भी उनकी गवाही नहीं देते। अर्थात इस पूरे शहर में गरीब बस्ती कहाँ है, उनके अवशेष भी नहीं मिलते हैं। तो लेखक कहते हैं कि देखिए जो घर टूटे फूटे पड़े हैं, इसका मतलब हो सकता है छोटे मोटे घर हैं कि वो कारीगरों के हों, यानी कि घर बनाने वाले के हों, इसलिए उन्होंने अच्छा घर बना लिया होगा। लेकिन जो निम्न वर्ग है उनके घर कहीं दिखाई नहीं पड़ते, उनकी कोई अवशेष वहां नहीं मिलते हैं। टीले की दाईं तरफ एक लॉबी दिखाई पड़ती है, इसके आगे महाकुंड है। इस गली को धरोहर के प्रबंधकों ने, यानी कि जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने क्या कहा है, डिविनिटी स्ट्रीट यानी कि देवमार्ग कहा है। आगे कहते हैं यह महाकुंड 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। यानी कि जो ये सभ्यता मिली है इसके बीच में एक कुंड मिला है, महाकुंड यानी वो नहाने वाला एक महाकुंड मिला है। उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं, यानी कि जो ये महाकुंड है एक इधर एक इधर एक इधर, साधुओं के कक्ष बने हुए हैं इस प्रकार। अब यहां पर आगे बोला उत्तर में एक पंक्ति में 8 स्नानागार हैं। यह वास्तुकला का एक नमूना भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन सभी स्नानागारों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। मान लीजिए ये जो स्नानागार हैं, ये इनके जैसे एक का मुंह यहाँ खुला है, एक का मुंह यहाँ खुला है, एक का मुंह अगर यहाँ खुला है तो एक का मुंह यहाँ, यानी कि आमने सामने नहीं खुलते। ये एक वास्तुकला का प्रतीक है। कुंड के तल में पक्की ईंटों का जमाव है ताकि कुंड का पानी रिस न सके और अशुद्ध पानी कुंड में न आ सके। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही कुआं है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई हैं तथा ईंटों से ढकी हुई भी हैं। पुरातात्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में दूसरा नहीं है। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो एक जल संस्कृति है। कितना अच्छा वहां पर जल का जमाव है, पक्की ईंटों से ढका हुआ, पूरी तरह से सुरक्षित जल है। वहां पर अशुद्ध पानी की आवाजाही नहीं हो सकती है। ये भी लेखक ने यानी कि ओम थानवी जी ने यहाँ पर बताया है। आगे है महाकुंड के उत्तर पूर्व में एक बहुत लंबी इमारत के खंडहर बिखरे पड़े हैं। इस इमारत के बीचों बीच एक खुला आंगन है। इसके 3 तरफ बरामदे हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके साथ कभी छोटे छोटे कमरे भी रहे होंगे। ये कमरे और बरामदे धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाओं का काम देते थे। इस दृष्टि से देखें तो इस इमारत को एक धार्मिक महाविद्यालय भी कहा जा सकता है। ज्यादातर छोटे छोटे घर हैं, लेकिन एक जो बड़ा घर है जिसके 3 आंगन हैं उसका जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं इसके कई कमरे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई महाविद्यालय रहा होगा जहाँ पर धर्म की शिक्षा दी जाती रही होगी। गढ़ से थोड़ा आगे कुछ छोटे टीलों पर बस्तियां हैं। इन बस्तियों को नीचा नगर कहकर पुकारा जाता है। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है। मान लीजिए ये जो शहर है यहाँ पर जो पूर्व है, यहाँ पर ये अमीरों की बस्ती है सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन आज के समय में पूर्व की गरीबों की बस्ती मानी जाती है और पश्चिम में बस्तियां बसी हैं वो अमीरों की बस्ती मानी जाती है। यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में यह उल्टा था। शहर के बीचों बीच एक 33 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी होने का प्रमाण भी मिलते हैं। शायद इस सड़क से 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी हुई, कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। अब लेखक कहते हैं कि जो ये सड़क है एक 33 फुट लंबी मोटी सड़क है। इसके साइड में दोनों तरफ घर हैं, लेकिन घर के दरवाजे इधर नहीं खुलते। इधर न खुलने की बजाय इधर खुलते हुए इधर से एक सड़क आई है, यहाँ पर सेक्टर आया हुआ उसको। अब आगे हम बता रहे हैं लेखक के अनुसार
दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में भी ठीक यही शैली 50 साल पहले कारबूजी, जो कि एक वास्तुकार था, उसने इस्तेमाल की थी। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता है। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आप किसी के घर में जा सकते हैं। लेखक कहता है कि कोई भी मुख्य सड़क पर घर नहीं खुलता, पहले आप पतली गली में जाइए, फिर गली में जाने के बाद आप घर में जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कारबूजी ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ही ली हो, ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। हालांकि ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, ये मजाक में बोली हुई बात है। ऐसा भी अनुमान, एक मिनट बैटरी सेवर मोड, ऐसा भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के बीचों बीच लंबी सड़कें और दोनों तरफ समांतर ढकी हुई नालियां हैं। बस्ती में ये नालियां इसी रूप में हैं। प्रत्येक घर में एक स्नानागार भी है। घर के अंदर से मैले पानी की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं और फिर बड़ी नालियों में आकर मिल जाती हैं। कहीं कहीं वे खुली हो सकती हैं, परंतु अधिकतर वे ऊपर से ढकी हुई हैं। जो नालियां हैं, जो घर से मान लीजिए नाली आती है, पहले एक हौदी में आती है, यानी कि कुंड टाइप में होता है, ये गहरा भी होता है। उसके बाद जो मेन नाली है वहां मिल जाती है। यहाँ पर जितना भी कचरा मट्टी वगैरह आती है यहाँ पर जमा हो जाती है और पानी पानी इसमें निकल के चला जाता है, जिससे कि नाली के अंदर जमाव नहीं होता। ये कहना चाहा है लेखक ने। इस प्रकार सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि मोहनजोदड़ो के नागरिक स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत थे। शहर के कुएं भी दूर से ही अपनी ओर प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान खींचते हैं। ये कुएं पक्की ईंटों से बने हुए हैं। पुरातत्व के विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली ज्ञात संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची, वरना सारी की सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे से ही पानी लिया करती थी। आगे हम कह सकते हैं, लेखक यह भी प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार, बेजुड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति नहीं कह सकते हैं? तो यहां पर एक प्रश्न खड़ा उठता है कि कौन से आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक जल संस्कृति थी? वो सारा का सारा इसी में दिया हुआ है। मैंने आपको बता भी दिया कैसे कुएं थे, कैसे स्नानागार थे, कैसे नालियां थी, कैसे उनका निकास था। ये सब आपको मेंशन करना है, यही इसका उत्तर होगा। आगे कहते हैं कि मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। कुछ बहुत बड़े घर भी हैं, शायद इनमें से कुछ लघु उद्योग के कारखाने रहे होंगे। तो प्रश्न एक यहाँ पर भी यह भी बनता है कि कौन से आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी में 2 मंजिल घर रहे होंगे? तो आप कह सकते हैं कि दीवारें लंबी हैं, दीवारें मोटी हैं, नीचे की दीवार में कोई खिड़की नहीं है, ऊपर की दीवार में खिड़कियां हैं। इसका ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 2 मंजिला घर रहा होगा। हालांकि ये एक शॉर्ट आंसर है, विस्तार में इसका लंबा आंसर लिखा जाएगा। क्वेश्चन आंसर का भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप देख सकते हैं। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं। अधिकतर घर लगभग 30 गुणा 30 फुट के हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर भी कहा जा सकता है। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले याजक नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हैं। ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में कौन से नरेश, याजक नरेश मिले हैं, प्लस नर्तकी की मूर्ति मिली है, जिसको दिल्ली के जो अजायब घर है उसमें रखा हुआ है। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में रखी हुई है। यहाँ पर याद रखना, यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी समझा जा सकता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। नगर के पश्चिम में एक रंगरेज का कारखाना भी मिला है, जिसे अब सैलानी बड़े चाव से देखते हैं। घरों के बाहर कुछ कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं। शायद ये कुएं कर्मचारियों और कारीगरों के लिए रहे होंगे। जो कुछ घर हैं उसके बाहर कुछ कुएं बने हैं जो कि सार्वजनिक प्रयोग के लिए। तो लेखक एक ऐसे अंदाज लगाता है कि जो बाहर से लोग आते होंगे काम करने के लिए, उनको घर में पानी पीने की बजाय बाहर ही व्यवस्था रखी जाती होगी, वहीं पर अब वो लोग पानी पी लेते होंगे। आगे कहते हैं कि बड़े घरों में कुछ छोटे कमरे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफी रही होगी। प्रश्न ये भी बनता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में शहर की आबादी काफी रही होगी? तो उसका उत्तर यह है कि जो घर है उसमें छोटे छोटे कमरे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि शहर की आबादी काफी रही हो, लोग किराए पे भी घर लेते होंगे आकर। आगे है, एक विचार यह भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते हों, या हो सकता है किराएदार रहते हों।
कुछ घरों में सीढ़ियां नहीं है, शायद इन घरों में लकड़ी की सीढ़ी रही होगी जो बाद में नष्ट हो गई होगी। ये हमारे पूर्वजों की कहानी है जिसको लेखक हमारे सामने रख रहे हैं। आज हमारी भी कल्पना साकार हो रही है। छोटे घरों की बस्ती में संकरी सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा जगह की कमी के कारण होता होगा। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं है, गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात है, शायद उस समय उस इलाके में इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। यह तथ्य भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि उस समय अच्छी खेती होती थी। तो लेखक कहते हैं कि आज जब अगर सिंध प्रांत में आप घूमें तो वहां पर बहुत रेत है, धूप पड़ती है, यानी कि रेगिस्तान का इलाका है। तो लेखक कहते हैं घरों और खिड़कियों के ऊपर कोई छज्जा नहीं है। तो हो सकता है, क्योंकि राजस्थान में अब मैक्सिमम रेगिस्तान में आप जाएंगे तो घरों और खिड़कियों के ऊपर छज्जे मिलते हैं, वो गर्मी से बचाते हैं। उस समय क्या है, वहां पर खेती बाड़ी भी अच्छी होती। तो लेखक कहते हैं कि हो सकता है उस समय इतनी गर्मी न रही हो। आगे लोग कहते हैं यहाँ लोग खेतों की सिंचाई कुओं से करते थे, नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते, शायद लोग वर्षा के पानी पर अधिक निर्भर रहते होंगे। बाद में वर्षा कम होने लगी हो और लोगों ने कुओं की अधिक पानी निकाला हो, इस प्रकार भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया हो। यह भी हो सकता है कि पानी के अभाव में सिंध घाटी के वासी यहाँ से उजड़कर कहीं चले गए हों और सिंध घाटी की समृद्ध सभ्यता पर इस प्रकार नष्ट हो गई हो। लेखक के अनुमान से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेखक एक अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पर कुएं ही मिलते हैं, नहरों का कोई प्रमाण नहीं है। तो हो सकता है कि कुओं का पानी का इतना दोहन किया हो जैसे कि आज लोग कर रहे हैं, पानी का बेतहाशा दोहन कर रही है, नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। हालांकि आज तकनीकी, उस समय तकनीकी नहीं रही होगी, कुएं का वाटर लेवल गिर गया होगा, लोगों को पानी नहीं मिला होगा, इस प्रकार वो कहीं और जाकर बस गए होंगे। लेखक एक ऐसा अनुमान लगाता है। हालांकि ये इस जो अनुमान है ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि आज भी लोग नहीं जानते कि सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों नष्ट हो गई, लेकिन फिर भी हम इस अनुमान से इनकार नहीं कर सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि मोहनजोदड़ो के घरों और गलियों को देखकर तो अपने राजस्थान का भी ख्याल हो आया। राजस्थान और सिंध गुजरात की दृश्यावली एक सी ही है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों की खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में ताजा हो आई। इस खूबसूरत गांव में हरदम गर्मी का माहौल व्याप्त है। गांव में घर तो हैं परंतु घरों में लोग नहीं हैं। कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमानी नागरिक रातों रात अपना घर बार छोड़कर चले गए थे। बाद में इन घरों के दरवाजे खिड़कियां लोग उठाकर ले गए। अब ये घर खंडहर में परिवर्तित हो गए। जब खंडहर देखते हैं तो उनको एक गांव की याद आ जाती है, जो कि जैसलमेर का एक गांव है। वहां पर किसी बात को लेकर, रंजिश को लेकर एक राजा ने रातों रात लोगों को उखाड़ दिया और वो लोग उखड़ गए। धीरे धीरे वो खंडहर बन गए। उसकी बात लेकर यहाँ करते हैं आगे। परंतु ये घर ढहे नहीं है। इन घरों की खिड़कियां, दरवाजे और दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। लोग चले गए हैं लेकिन वक्त वहीं रह गया है। खंडहरों से उसे बाहर रोक लिया है। जैसे सुबह गए लोग शाम को शायद वापस घर लौट आएंगे। मोहनजोदड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की याद आ गई, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज से उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। जब वहां पर बैलगाड़ी का प्रमाण मिला, वहां पर लकड़ी के पहिए मिले, तो लेखक को अपनी गांव की बैलगाड़ी की याद आ गई। अब लकड़ी के पहिए प्रचलन में नहीं है। अब जो हवाई जहाज से उतरे हुए पहिए हैं या फिर गाड़ियों से उतरे हुए पहिए हैं, वो बैलगाड़ियों में प्रयोग किए जाते हैं। लेखक उनका भी यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अध्याय था, ये एक हिंदी का अध्याय ना होकर ज्यादातर एक इतिहास का पाठ था। अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा तो और आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, और उम्मीद है कि ये पूरा पाठ आपको समझ आया होगा। बहुत सरलता से सारे के सारे हिंदी के चैप्टर हमने अपलोड कर रखे हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ चैप्टर ले सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट करिए, सारे के सारे चैप्टर यहीं आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। थैंक यू।